हेलो। आज हमारे पास एक नया टॉपिक है और ये नया टॉपिक प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा, सबको पता भी कि ओम्स लॉ क्या होता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ है। अब प्रूफ है उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का, और साथ में एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मटीरियल पैरामीटर। अब ये मटीरियल पैरामीटर क्या होता है और इसका यहाँ पर क्या काम है? मटीरियल पैरामीटर मतलब क्या? तो आप जब भी बात कर रहे हो मटीरियल पैरामीटर की, तो एक बात तो ये दिमाग में रखने वाली बात है कि हम किसी चीज़ की, किसी मटीरियल की बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी मटीरियल की बात करने जाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट को जो दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए वो होता है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उस तार की लंबाई, दैट इज द लेंथ। तो दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, लेकिन करंट नहीं शो किया, इसलिए यहाँ पे करंट शो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने इस तरह से करंट कैरिंग वायर शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ऑब्वियसली बात है, इसको हम लोग कहते हैं बैटरी। ये हमारी बैटरी हो गई। साथ में करंट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे करंट आई जो है वो बहुत आराम से फ्लो करेगा। आराम से फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि रेजिस्टेंस है, वही चीज़ निकालनी है यहाँ पे। तो खैर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, और आपको अच्छी तरह से पता है कि करंट अगर इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ जो है वो निश्चित तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी करंट आपका ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग स्पेसिफाई करते हैं इससे, और ये पता होना चाहिए कि ये जो है उसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन आएगा। तो ये चीज़ मुझे ऐसे लिख देनी चाहिए थी कायदे से, ये। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास ए है, एक्सेलरेशन है, और एक और चीज़ है, तो उसके बारे में स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। तो आपके पास दो चीज़ें हो गई यहाँ पर है, लेकिन हम इसको एक हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल रहा है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर की तरफ है, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देख रहे हो वो इधर की तरफ है, वो इधर की तरफ जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जे का डायरेक्शन क्या होगा, तो जे का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जे का डायरेक्शन जे, यानी ये है आपकी करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी किधर की तरफ डायरेक्टेड है, आपकी इधर की तरफ डायरेक्टेड है। जे आप डायरेक्शन देख सकते हो उधर की तरफ है, करंट किधर जा रहा है उधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन में होगा। जो डायरेक्शन करंट का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप देख रहे हैं वो इधर की तरफ है। तो ये बेसिक डाटा है जो क्लियर कर देना चाहिए। अब और क्या क्या, अब यहाँ पे बोलेंगे कि ए जो है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल जो है एल उसे हम लोग कहेंगे लेंथ। ये दोनों चीज़ें किसकी हैं? इस वायर की। अब और हमारे सामने क्या है, तो
तो हम चलो आगे लिखते हैं। यहाँ पे एक सबसे अहम रिलेशन लिखने जा रहा हूँ, वो रिलेशन यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, F इज इक्वल टू M इंटू A। ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फोर्स होगा, मजबूर होगा इधर चलने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि F इज इक्वल टू E इंटू A। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर हमने लिखा है कॉज, ये है कारण और ये है असर। ये कारण है और ये इफेक्ट है। तो अगर आप इसको बोलें तो आप ये कह सकते हो कि MA बराबर E इंटू, और इन दोनों रिलेशन से आप A निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी A इज इक्वल टू E अपॉन A। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेशन 1 कह सकते हो, इसको 2 कह सकते हो। 1 इन्हें कहना है या इन्हें कहना है तो आप ये लिख सकते हो, ये 2 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो फ्रॉम अबव इससे आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब हम लोग एक और रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे, और वो रिलेशन कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे VD इज इक्वल टू A टाउ हम यहाँ पे लिखेंगे। VD क्या होता है यहाँ पे डिस्कशन हो चुका है उसका। अब हमारे पास यहाँ पर A की वैल्यू है, तो अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मानते हैं तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 अगर देखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ VD इज इक्वल टू, और इसकी जगह हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से, ये रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट को आप लोग चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है जो कि हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे E इज इक्वल टू V/L यूज किया गया है। ये है क्या? तो यहाँ पे E जो है उसे हम लोग ज़रूर कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो V है उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं, आपके पास ये टर्म आ गया। तो मैं इसे 4-1 कह देना चाहूँगा और इसे 4-2, डिपेंड करता है हमारी कंडीशंस पे हमें क्या चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखना तो आप ये लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना तो ये लिख सकते हैं। अब एक स्पेशल रिलेशन आने जा रहा है जो कि जानते हैं, I इज इक्वल टू NE AVD। अब यहाँ पे ये बताना कि I करंट है, ये तो समझ में आ गया। N यहाँ पर क्या है, N यहाँ पे क्या पर्पस खेल रहा है, N का पर्पस यहाँ पर क्या है, तो इन चीज़ों को डिटेलिंग यहाँ पे कर देनी चाहिए कि N यहाँ पे क्या है। तो N के बारे में हमारा एक्सप्रेशन होगा N इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो हमें याद आएगा कि हमें N को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पर N क्या है, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, पता चल रहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी संख्या के बारे में।
ए तो आप जानते हैं ऑलरेडी, यहाँ पे ई भी जानते हैं, तो बस एक्सप्रेशन हो गया। अब आगे की ये बात करनी है कि हमें ये वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको बोल देंगे हम लोग 5, और यहाँ पे बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5, तो I इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा ई वी टाउ और नीचे एम एल। ये लिखने पर हमें एक चीज क्लियर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे v है, तो यहाँ पर आप ऐसे रीशफल कर सकते हैं चीज़ों को। आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब इसको बोल दिया जाएगा, यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। इसे लिखा है कांस्टेंट। कांस्टेंट लिखने का कारण क्या है, क्यों हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा? अब ये कांस्टेंट एक परिस्थिति में होता है, वो परिस्थिति क्या होती है, तो यहाँ पे वो परिस्थिति लिख देते हैं। वो परिस्थिति ये है कि व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इस परिस्थिति को यहाँ पे लिख देते हैं, व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन कुछ आ रहा है, लेकिन ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे जो टाउ होता है जिसके बारे में कोई डिस्कशन, हाँ ये हमारा ये जो टाउ होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स यहाँ पे लिख रहा हूं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर पे। कैसे भाई? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टाइम होता है जो दो कोलिजन्स के बीच में होता है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोलिजन्स के जो बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा। भाई जल्दी जल्दी कोलिजन्स होंगे ना तो टाइम कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखके टाउ कांस्टेंट हो जाएगा, और टाउ अगर यहाँ पे कांस्टेंट है तो सारी चीजें कांस्टेंट है। अब क्वेश्चन है कि सारी चीजें कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर m क्या है? m है मास, l क्या है? लेंथ, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, a एरिया क्रॉस सेक्शन, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। टाउ को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो टाउ अगर आपने कांस्टेंट कर दिया वो तभी कर सकते हैं जब आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन। अब इस कांस्टेंट को हम लोग आगे क्या कहेंगे, इसी कांस्टेंट का डिस्कशन यहाँ पे होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर ये क्या चीज है। तो मैं यहाँ पे लिखना पसंद करूंगा कि लेट दिस कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, लेट दिस कांस्टेंट बी डिफाइंड एज R। तभी से निकल के आया R इज इक्वल टू ml अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ। हाँ, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर ये भी तो लिखा जा सकता है v अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट ये। तो अब दोनों चीजें आ गई। दोनों चीजें इसलिए आ गई क्योंकि ये कांस्टेंट हमारा क्या हो गया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये है कि v इज इक्वल टू वाई आर एज यूजुअल कहा जा सकता है। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन भी प्रूव हो गया, ये एक्सप्रेशन भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया कि आप ओम्स लॉ को किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। हाँ, हमारे इस डेरिवेशन में एक खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके वहाँ तक चलते चले गए, चलते एक के बाद एक एक्सप्रेशन। तो तीन चीज़ें जो होती मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ इसे बहुत इम्पॉर्टेंट होने की वजह से इसको याद रखने का जो तरीका है वो बड़ा एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि किस तरह से आप फॉलो अप कर रहे हैं चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें मेन है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे दे देना चाहता हूँ कि आपने ना
जब आप ये डेरिवेशन करो, फाइनली डेरिवेशन जब याद करने वाली बात हो, तो 3 फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल आगे काम नहीं बनेगा। सबसे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ पर F इज इक्वल टू MA का एक कॉम्बिनेशन और F इज इक्वल टू EE का कॉम्बिनेशन, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिखा है। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट वाली चीज़ है, बड़ी सिंपल सी है, लेकिन समझाने की कोशिश करिए कि हाँ एक ये है सबसे पहला रिलेशन जो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो रिलेशन आता है जिसको आपको याद रखना है वो है VD इज इक्वल टू A टाउ। VD इज इक्वल टू A टाउ मैंने यहाँ पे लिखा था, मैंने उसको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आई है A की, वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यानी इनको अगर आप इक्वेट कर दोगे तो फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा, या तो ये या तो ये। और फिर तो तीसरा फॉर्मूला जो जरूरत वाली चीज है वो I इज इक्वल टू NEAVD। तो I इज इक्वल टू NAVD है। यहाँ पर भी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन आए VD का, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके फाइनली हमें यहाँ तक पहुँचना है, जिसमें प्रूफ करना है यहाँ पे। हाँ, क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है कि R इज इक्वल टू ML अपॉन N T स्क्वायर A टाउ। तो ये आप कह सकते हैं कि एक हमारा एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को अपने को याद में रखना है। कंसेप्ट हमारा क्या है, हमारी फाउंडेशन क्या है, हमारे इस टॉपिक का फाउंडेशन क्या है, हमें कैसे करना है, हमारी स्टार्टिंग क्या होगी, तो हमारा एंड जो है वो बहुत आराम से होगा। अदरवाइज सीक्वेंस से प्रॉब्लम होगी। तो एक बार फिर से वंस मोर, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, पहले ये है, फिर उसके बाद यहाँ से पूरा यहाँ तक करना है, उसके बाद फाइनली आपके पास ये रिजल्ट है। हाँ, ये आखिरी में बता दिए कि की पॉइंट्स आपको कैसे याद रखने, मैं इसको एक बार फिर से अलग से कर देता बिल्कुल, ताकि आपको ध्यान रखें कि आपको कैसे अपने डेरिवेशंस कंप्लीट करने हैं। तो डेरिवेशंस को कैसे फॉलो करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका कंप्लीट हो